सभी को नमस्कार दोस्तों। डिजास्टर मैनेजमेंट में आज हमारा लास्ट चैप्टर है और इससे पहले 4 चैप्टर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के और एक चैप्टर इन्वायरमेंट के पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको देख लेना, क्योंकि ये हमारी सीरीज है। और इसके बाद में हम आजकल में क्या करेंगे, इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। उसका सबसे पहला जो वीडियो बनाएंगे ट्रेंड एनालिसिस का बनाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में हम शुरू कर देंगे। ठीक है। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनको इन लेसन की नीड है, वो आराम से इन लेसन को देख रहे हैं। ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स का लाभ ले रहे हैं। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आज मैं सेंड कर दूंगा। जितने भी चैप्टर की पीडीएफ है एक साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आराम से डाउनलोड करके पढ़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा भी आप जैसे आप लोग हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हो। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर उसमें एक दो चीज़ें थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हीट वेव ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैं इन क्वेश्चन का जब अध्ययन कर रहा था, बार बार जब इनका एनालिसिस कर रहा था, तो इसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन GS2 और GS3 के अंदर करंट अफेयर के आ रहा है। कि आपसे कितना स्टैटिक तैयार कर लेना उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। हाँ, बेसिक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तो आप करंट अफेयर को उसमें जोड़ के अच्छा आंसर लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड कर सकते हो। लेकिन यदि आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हो, तो ऐसी चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएगी या हैंडल नहीं कर पाओगे इनको, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, मानसून चल रहा है। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस साल होनी चाहिए कि इस साल के मानसून में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। हो सकता है जैसे जिस साल आप मेंस की एग्जाम दे रहे हो उस साल यही क्वेश्चन पूछ ले। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं स्पेस देखते हैं, हाँ जैसे यहाँ स्पेस मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तभी मानसून में क्या खबरें आ रही हैं कि जैसे इंडिया का जो मैप बनता है, ठीक है, अभी सुंदर मैप तो यहाँ नहीं बन पाएगा, लेकिन ठीक ठाक बना लो एग्जाम में, मतलब इसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, आपने ये बनाया। तो इस साल का जो पैटर्न आप देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेगा कि जो विशेषकर ये रीजन है, जैसे यूपी बिहार ये रीजन है, और थोड़ा सा इस तरफ ये रीजन है, कुछ इसे यहाँ पे ये रीजन ऐसा है जहाँ पे मानसून का पैटर्न बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। यहाँ पे वर्षा जो होनी चाहिए औसत से भी बहुत कम है। जबकि ये जो रीजन है, यहाँ वाले रीजन की हम बात करें, इस रीजन के अंदर जो वर्षा है वो औसत से ज़्यादा है, मतलब जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा है। और ये बेल्ट ऐसा है जहाँ पे जो सामान्य वर्षा होती है ये वैसे वैसा ही देखा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, चाहे आपदा प्रबंधन का आ गया या आप किसी आपदा को लेकर आ गया, बाढ़ का आ गया, तो आपके पास ये पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए कि हमारे मानसून में कितनी अनियमितता है, कितनी मतलब अनिश्चितता है। कहीं क्या होता है, जहाँ सूखा होता है वहाँ अधिक वर्षा हो रही है, जहाँ वर्षा अधिक होती थी वहाँ सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ की समस्या है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है चरम जलवायु की घटनाएं। आजकल चरम जलवायु का मतलब है कि किस प्रकार जो हमारा जलवायु परिवर्तन का मामला बन रहा है, वैश्विक तापन की जो समस्या आ रही है, तो इनके कारण, इनके प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, जो वास्तविक जो वर्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही क्वेश्चन GS फर्स्ट ज्योग्राफी वाले में, GS3 एग्रीकल्चर या मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए। ये आज के न्यूज़पेपर में क्या मतलब कि 3-4 दिनों से या पहले से लगातार चलता आ रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और इसको आप कैसे अप्लाइड करोगे, बाढ़ का क्वेश्चन आएगा, चक्रवात का आएगा, जलवायु का आएगा, उसमें आप ऐसे अप्लाइड करके अच्छे इसमें आप मैप बना सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से, करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं। जैसे डिजास्टर के इस साल जो क्वेश्चन आएंगे देख लेना, आप पहले से देख लेना। जो इस साल जो चीजें ज्यादा चर्चा में रही है साल भर में, उसके क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, आते हैं हमारे मूल टॉपिक पर, कि जैसे आपने ये देखा कि यूरोप में इस साल हीट वेव की बहुत ज्यादा मतलब मामले देखे गए हैं। तो हीट वेव की क्या कारण है, यूरोप में ऐसे हीट वेव क्यों आई, हीट वेव के कारण वहां पे वनाग्नि या फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। पिछले दिनों में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार जो फॉरेस्ट फायर है वो देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से मतलब छोटे छोटे मतलब आप अपने नोट्स बनाओगे
और जैसे आप अपने हमारे जो नोट्स टेलीग्राम पे देखते हो तो आपको ये पता लग जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगेगा कि यार सर क्या कर रहे हैं, एक पेज में नोट्स दे रहे हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि क्वालिटी कंटेंट की बूंद बूंद से आप घड़ा भर रहे हो ना, तो वो घड़ा आपके अमृत के समान है। एक ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो, पूरी मतलब 1000 पेज की किताबें पढ़ रहे हो, करंट अफेयर ऐसा पढ़ रहे हो आप जो किसी एग्जाम में आप अप्लाइड नहीं कर सकते, काम में नहीं ले सकते, कहीं डिबेट में आप बोल नहीं सकते, इंटरव्यू में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें क्या काम की आपके लिए। इससे अच्छा आपकी जो बूंद बूंद है वही जो आपके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है, उसी का इस्तेमाल करो। इस बात को यदि समझते हो तो आप मतलब बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हो इस एग्जाम में। क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है, ऐसा अनुभव रहा है कि जिसमें मतलब सफलता देखने को मिला। और जहाँ पे मैंने एफर्ट कैसे लगाए, जैसे मैंने अच्छे एफर्ट लगाए प्री में तो 4 बार प्री निकला, और अच्छे एफर्ट लगाए मेंस में तो मेंस में 6 नंबर आए। ठीक है। और इंटरव्यू में जहाँ थोड़ी सी मेरी जो एक कह सकता हूँ स्ट्रेटेजी फेलियर रही, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हो पाया, तो वहाँ पे एफर्ट सही दिशा में नहीं लगा। तो ये मैं बता सकता हूँ आपको कि यदि सभी क्षेत्रों में प्री मेंस इंटरव्यू सभी दृष्टिकोण से यदि आप सही अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हो, सही आप अपना एक टाइम टेबल मैनेज करते हो, तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये एक आज का संदेश था आपके लिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, समझ गए हो तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हीट वेव की बात करते हैं। तो ये हीट वेव कोई मतलब ट्रेडिशनल किताबों की नीड नहीं है। आप सिंपल से इसको ये देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में कई बार इसको सही से एक्सप्लेन किया जाता है, और द हिंदू में विशेषकर ये होता है कि जब भी कोई हीट वेव का मामला आता है तो उसको एक्सप्लेन करता है कि हीट वेव क्या होती है, तो वहाँ से नोट्स बना लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। जैसे असामान्य रूप से उस तापमान की अवधि, नॉर्मली ये देखा जाता है कि यदि मतलब सामान्य तापमान रहता है, अचानक वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, दिन का तापमान औसत तापमान, तो वहाँ पे हीट वेव की समस्याएं खड़ी हो सकती है। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हम जो हीट वेव है उसकी परिभाषा देखें तो अधिकतम जो दैनिक तापमान होता है, औसत तापमान होता है, उससे यदि मतलब दिन में अचानक मतलब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, तो वहाँ पे हीट वेव की समस्याएं और उनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। मैदानी क्षेत्रों में देखें तो 40 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, तो क्या होगी, हीट वेव होगी। और इसमें भी फिर अलग अलग मामला आता है, सीवियर हीट वेव आती है, मतलब चरम जो हीट की घटना है उसको भी शामिल करते हैं। तो ये आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आसानी से कर लोगे। ऐसी चीजें कहाँ आती है, जैसे आप हीट वेव का कोई क्वेश्चन आया तो आप इंट्रोडक्शन में इसको बता दोगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हीट वेव क्या है। सभी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लिख के आप आराम से इसको बता सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या फिर प्रीलिम्स में ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि हीट वेव किसको काउंट करेंगे हम, तो फिर आप ऐसे बता सकते हो। अब ये आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, हीट वेव की घटनाएं आजकल देखने को मिल रही, तो ऐसा क्या कारण है। तो जब भी कारण की बात करो ना, तो मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल एक चीज पर बात करने लग जाएंगे, या तो मानवीय मुद्दों पे बात करेंगे या प्राकृतिक मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को गहराई से लिखने की, गहराई से सोचने की, समझने की, तार्किक विश्लेषण करने की। तो इसको आप देख सकते हो। जैसे हीट वेव के कारण क्या है, तो देखो एक चीज़ देखना, जो हमारा जो आंसर है मतलब या हमारा जो नोट्स का पैटर्न है, आप यदि इनको सही से ग्रहण करते हो, सही से इन चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे नोट्स एक तरह से हमारे लिए मॉडल आंसर है। जैसे हीट वेव की हम बात कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए आपके पास यहाँ से पॉइंट, अच्छे पॉइंट, इंट्रोडक्शन लिख दिया। जैसे ही क्वेश्चन क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन आएगा, हीट वेव के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, तो आपके पास वैसे ही है, पैटर्न भी वैसे रखा है मैंने। आपकी मेंस के एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे एक आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब आंसर राइटिंग आप करते हो, तो वहां पर सीधा एक पॉइंट लिख के नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसको इंटीग्रेटेड करना चाहिए। चाहे आप एग्जाम्पल दो या उसको थोड़ा सा आगे विस्तार से बताओ। तो उस पर पहले हम क्या करते थे, पहले हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे, कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट 5 लाइन में आता था, जबकि बात हम एक ही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें 5 लाइन, यानी हमने ज्यादा स्पेस कवर किया। तो ये तो पुराना तरीका था, जब यूपीसी में जो जीएस में क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आपने देखा कि 2013 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है। तो वर्तमान पैटर्न क्या है, वर्तमान पैटर्न तो ये है ना, 150 वर्ड और 250 वर्ड है। तो जैसे 150-250 वर्ड हो गए, तो आपका पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। अब आप पैराग्राफ में क्यों लिखोगे, आप सीधी सी बात है बुलेट पॉइंट में लिखोगे। जैसे आपने यहाँ कोई पॉइंट लगाया, इसका कुछ आपने विस्तार किया, एग्जाम खत्म हो गया। या कोई आपने एक पॉइंट लिखा, यहाँ पे तीर लगा के उसका एग्जाम्पल लिखा, बस काम खत्म। तो एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है कि आप भी अपने समय और जो टाइम और स्पेस है उसको सही से उपयोग करो। अदरवाइज वो 150 वर्ड का नहीं दे के आपको 250, 500, 1000 वर्ड का दे देता। लेकिन आपकी वो भी तो चेक हो रही है ना यहाँ पे एबिलिटी, जो सिविल सर्विसेज की एबिलिटी होती है कि आप कम समय में कैसा डिसीजन लेते हो, कैसे संसाधनों का सदुपयोग करते हो। यानी आपको कम संसाधन दिए गए, आप उनको कैसे सदुपयोग करोगे, यानी कम स्पेस दिया गया, कैसे कम शब्दों में अपनी बात कहोगे, वो भी कौन सी इफेक्टिव बात।
इसीलिए मतलब आजकल ये आंसर राइटिंग का पैटर्न मान्य है, अच्छे मार्क्स बच्चे लेके आते हैं। और मैं भी खुद एक शामिल हूँ इसमें, जब जब ऐसे पैटर्न किए हैं अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब जब पैराग्राफ से लिखिए तो उसमें मार्क्स मतलब कम ही आए हैं। तो ये आज का पैटर्न है। टॉपर्स की कॉपी जब हम बार बार देखते हैं तो दोनों तरह के टॉपर मिलते हैं। कुछ लोग अभी भी लाइनों में लिखते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट में डायग्राम में लिखते हैं। तो दोनों तरह के मिलेंगे देखने को। लेकिन आजकल मेरा भी ये रहता है कि आंसर इस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, बुलेट पॉइंट डायग्राम फॉर्मेट ऐसे कुछ चल सकता है। पैराग्राफ शैली अब उतनी मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, तो हम भी इसी शैली में लिखेंगे। और हीट वेव के कारण की जब हम बात करें तो यहाँ पे जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसी पैटर्न पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे प्राकृतिक कारण क्या है, तो प्राकृतिक कारण में हम आजकल देख रहे हैं कि या तो हम इसको लिखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन की समस्या आ रही है। इससे चरम जलवायु की घटनाओं के कारण क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने के कारण शुष्कता बढ़ रही है, इसलिए हीट वेव देखने को मिलती है। या तो मैं इसे को पैराग्राफ में लिखता, देखो ये बात जो बता रहा हूँ आपको, या फिर मैंने क्या लिखा, इस बात को आप भी समझ पा रहे होंगे आराम से। यदि आप समझ पा रहे हो तो एग्जामिनर आराम से समझ पाएगा कि जैसे आजकल क्या हो रहा है। हमने इसको इंटीग्रेटेड कर दिया अपनी चीजों से कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो आपकी शैली है। कई कई क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन में ऐसा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, या कर सकते हैं आप यदि आप में हिम्मत है, साहस है, कि आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो सही है। या आप टॉपर्स की कॉपीज और ज्यादा वाच करना, ज्यादा उनको रिव्यू करना, या थोड़ा एनालिसिस करना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि टॉपर्स ऐसा लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और मैं ऐसे क्वेश्चन में लिख के आया हूँ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, कुछ में पैटर्न चेंज रखेंगे। तो कार्बन उत्सर्जन की समस्या तो बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, जो भी जैसे आपने देखा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह, इनकी सब की समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। और जलवायु परिवर्तन के दो बड़े कारण नजर आ रहे हैं कि एक तो जलवायु परिवर्तन के, चलो हमारा जो पैटर्न है जीवाश्म ईंधन का, ये तो बढ़ा ही बढ़ा रहा है। इसके अलावा पृथ्वी की प्राकृतिक घटना भी होती है एक जलवायु परिवर्तन की। प्राकृतिक घटना का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि पृथ्वी हमेशा उस दौर से गुजरी है, कभी हिमयुग, कभी गर्म युग। तो अभी हम गर्म युग की ओर बढ़ रहे हैं। और ये कैसे होता है? ये पैटर्न होता है जो हमारी कक्षीय स्थिति होती है, पृथ्वी की और सूर्य की जो कक्षीय स्थिति होती है, उसके हिसाब से ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। ठीक है। और प्राकृतिक कारण भी बनता है कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना भी होती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे वैश्विक तापन की समस्या बढ़ रही है, चरम जलवायु की घटना बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, तापमान में शुष्कता आ रही है, और कहीं ना कहीं हीट वेव की घटनाओं को मतलब बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा प्राकृतिक बताने की कोशिश की है ना, नॉर्मली प्राकृतिक इसको, हालांकि कई पॉइंट है लेकिन लगता है एक ही पॉइंट है इंटीग्रेटेड रूप से, और भी इसमें दो चार पॉइंट तो हम शामिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मानवीय कारणों की हम बात करें तो मानव कारणों में तो बड़े कारण है कि वनों का हमने विनाश किया, तो क्या होगा, वनों के विनाश से कहीं न कहीं तापमान जो बैलेंस की होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ठीक है। वन आप जानते हो कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे उनका अवशोषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये हमारे सिलेबस में भी है। मेंस के सिलेबस में कीवर्ड में आप देखोगे कहीं तो ये मिलेगा, क्योंकि इसके हर साल मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जो भूमि उपयोग परिवर्तन है उसके क्या इफेक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कोई शहर है, कोई मतलब शहर है, जब उस शहर की बसावट होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वहाँ पे हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती है वहाँ पे, तो आप जानते हो कि वहाँ की जो वाटर बॉडीज होती है या वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है। तो उसका एक जो पारितंत्र होता है या एक वहाँ की एक स्थानीय जलवायु होती है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो भूपयोग परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, आजकल कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, उसके कारण आप ये देखना, एक गांव और शहर की जब तुलना करोगे ना, तो शहर का टेम्परेचर गांव से 2-3 डिग्री ज्यादा होगा। जब आप दिल्ली के टेम्परेचर की बात करोगे तो दिल्ली का तापमान, इसको बोलते हैं नगरीय जलवायु। तो नगरीय जलवायु एक स्पेसिफिक एरिया में मिलेगी। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे कंक्रीट के जंगल है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो जब जो प्रकाश होगा, अवशोषण होगा उसका बहुत ज्यादा, या मतलब अवशोषण की क्या बात करें, ये गलत पॉइंट था, एक अवशोषण नहीं होगा, जो प्रकाश होगा, मतलब कहीं ना कहीं यदि वहाँ पे वन होते तो वहाँ पे ठंड ज्यादा रहती, तापमान कम होता। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कारण एक तो ये होता है कि जो सूर्य का तापमान आता है, आप जानते हो कि जो ठोस या स्थल जिसको बोलते हैं, पत्थर जो होता है वो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे हो। जैसे वहाँ की सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, आपने महसूस भी किया होगा। जबकि वहाँ पर वाटर बॉडीज होती, या हम कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो इतना प्रभाव नहीं होता। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे वहाँ की जो नगरीय जलवायु है उसके अंदर बहुत ज्यादा, क्या बोल सकते हैं हम, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जैसे वाहनों का जो धुआं है उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो नगरीय, फिर क्या बोलते हैं उसको, एक आपने देखा होगा प्ल्यूम बोलते हैं या डोम बोलते हैं। डोम मतलब
जो शहर होता है उसके ऊपर एक ऐसा मतलब गुबार बन जाता है, जिसके कारण जो हवा होती है वो उतनी मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नगरीय जलवायु की विशेषताएं बता रहा हूँ, तो आप शायद इसको समझ नहीं पाओ, लेकिन कभी ये टॉपिक आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये सामान्य एक सिंपल सी टॉपिक है कि भू उपयोग परिवर्तन, भूमि उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है, यानी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सामान्य से एग्जाम्पल दिया कि जंगल से हमने क्या बना दिया, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो उसका टेम्परेचर पर एक अलग ही नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो आप इसको देख सकते हो। इसमें फिर शहरी प्राकृतिक भूमि की एग्जाम्पल देके मैंने आपको जो शॉर्ट में समझाया, जो स्टोरी आपको बताई थी उसको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है, ये आप आराम से समझ पाओगे इसको। और आगे जैसे ये सब आ गए, प्रदूषण का एग्जाम्पल भी इसमें आ गया, क्योंकि शहरों में प्रदूषण अधिक होगा तो वहाँ पे भी टेम्परेचर की समस्या होगी। उसमें क्या होता है, जो जैसे ये शहर है, हम बात करें जैसे ये बिल्डिंग है वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सड़कें भी हैं, गाड़ियाँ भी चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रदूषण या धुआं ज़्यादा होगा, और तो यहाँ पे एक डोम बन जाएगा ऊपर, ऐसे आप कह सकते हो इसको, गुंबद की तरह बन जाएगा। तो जो शहरी हवा होती है ना वो उतनी मतलब फिर क्या बोलते हैं उसको, उसका जैसे एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ये मतलब ट्रांसफर होना चाहिए था इसका, तो ये हो नहीं पाता है। इसी कारण ये संकट ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो कभी नगरीय जलवायु को आप गूगल करना या यूट्यूब पे देखना, आप इनको थोड़ा सा बेसिक पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो हीट वेव में बहुत सारे यहाँ पे कारण हमने देख लिए। और जैसे हम अक्सर देखें भारत के अंदर हीट वेव का मामला देखें, तो ये आपने देखा हो, जैसे ही सूर्य कर्क रेखा की ओर आता है, ठीक है, जून के महीने में, तो वैसे भी हमारी जलवायु यहाँ पे क्या होता है, गर्म होने लगती है या ग्रीष्म ऋतु आने लगती है। तो इस समय आपने देखा राजस्थान में या पश्चिमी भारत से क्या होता है, लू की घटना या जो हीट वेव वो जनरेट होने लगती है। लेकिन आजकल ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जैसे जो पठारी क्षेत्र है साउथ इंडिया में, वहाँ पे भी मतलब जनधन की हानि काफ़ी देखने को मिलती है। तो यदि इसमें भारत की बात करें तो भारत की आप रीजन बता सकते हो कि किस रीजन में ऐसी घटनाएं होती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत है, यहाँ पे आप लू का एग्जाम्पल बता सकते हो जो मई और जून में चलती है। स्थानीय पवन का एग्जाम्पल है, गंगा के मैदान है, मध्य भारत है, और पूरी तट पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कुछ डाटा ऑफ फैक्ट आपके पास हो, तो आप बता सकते हो कि एनडीएमए के अनुसार 1990 से 2015 के बीच में लगभग 25,000 मौतें किसके कारण हुई है, हीट वेव के कारण हुई है। और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें ये तो चलो आप जानते हो कि जो डाटा नोट किए गए वो है, बाकी आप ये भी जानते हो बहुत सारी मौतें ऐसी होती है जिनको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता है, कई कारण हो सकते हैं उसके। और इसके अलावा जैसे आजकल जो हम देख रहे हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन इस साल बहुत चर्चा में, या तो इस साल आएगा क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में, या नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे ये द हिंदू का आर्टिकल था जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में लिखा भी था कि जो यूरोप में हीट वेव उसके क्या कारण है, कौन सी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जिसके कारण यूरोप में हीट वेव की घटनाएं बढ़ी है। जैसे विशेषकर आप जब इंट्रोडक्शन ऐसा क्वेश्चन में लिखोगे तो आप बताओगे कि हाल ही में यूरोप है, विशेषकर यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में भीषण गर्मी देखने को मिली है। और इसके प्रमुख जो कारण देखे जा रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक तापन की घटनाएं होती है उसके कारण चरम जलवायु घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें गर्मी, सूखा, हीट वेव, आपदा और जनधन की हानि देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो ऐसा मतलब एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो, या ऐसा एक जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये एक फ्लो डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो कैसे ये डायग्राम, फ्लो डायग्राम आगे बढ़ा है। तो ऐसे डायग्राम बना सकते हो छोटे छोटे, उससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी एक अच्छी गहराई है चीज़ों को लेकर। जैसे यूके में ही देखने को मिला था कि यहाँ पे 40 डिग्री जो तापमान था अब तक का उच्चतम देखने को मिला था। वहीं फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में भी ये तापमान 42 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। और पश्चिमी यूरोप में हीट डोम देखने को मिला था। अब जैसे मैंने आपको बताया था हीट डोम क्या होता है, ये होता है डोम, मतलब कोई भी एक क्षेत्र होता है उसके अंदर वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ की जो मौसम है या हवा है, वायुमंडल जो है, उसके अंदर एक डोम बन जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे ऊपर से क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, आप जानते हो कि यहाँ से बादलों से या इनसे पार करके जब पृथ्वी पर आता है, फिर पृथ्वी क्या करती है, इनके जो तापमान होती है उसको अवशोषण करती है, और उसके बाद में एक समय के बाद में क्या करती है, वापस जो एनर्जी है, जो तापमान है, रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें ये फंस जाता है, टेम्परेचर जो होता है वहाँ की जो वायुमंडल है उसके अंदर फंस के रह जाता है। तो वहाँ की जो हवा होगी निचले स्तर की, विशेषकर धरातली स्तर पर क्या होगी, गर्म होने लग जाएगी। तो ऐसे मतलब एक सामान्य घटना है, इसको आप थोड़ा गूगल करना, यूट्यूब करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा आप बेसिक समझ पाओ। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा था एक दिन जब ये नोट्स बनाए थे मैंने, कि आप थोड़ा सा क्या करोगे, यूट्यूब और गूगल करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। जैसे अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि हीट वेव के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को लेकर आ सकता है या यूरोप को लेकर आ सकता है।
और उसमें फिर क्या होगा, जैसे आपने हमने ऊपर क्या देखा, हीट वेव के कारण देखे, और हीट वेव की जो वर्तमान की जो केस स्टडी है, यूरोप वाली केस स्टडी है, वो आप हमने देखा। इसमें पूरा है, मतलब ये कंटेंट पूरा है, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि आपको कैसे ऐड करना है, तो आज मैंने आपको ऐड करके भी दिखाया है कि जो न्यूज़पेपर में अभी चीज़ें चल रही है उसको आप कैसे हमारी स्टैटिक टॉपिक से ऐड कर सकते हो। इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ये परफेक्ट लगेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, जो भी मैगजीन पढ़ते हो, उसके करंट अफेयर के नोट्स इन नोट्स में शामिल कर लेना। आपका नोट्स परफेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर कुछ नहीं करना है। तो अभी हम देख रहे थे कि हीट वेव के प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। हीट वेव के प्रभाव की हम बात करें तो जैसे तापमान बढ़ेगा तो मानव स्वास्थ्य को नुकसान होगा, बीमारियां, मृत्यु की संख्या बढ़ सकती है, कृषि व पशुधन को हानि होगी। अब जब कृषि और पशुधन को हानि होगी तो जीडीपी को नुकसान होगा और खाद्य संकट आएगा। इसके अलावा जैसे ऊर्जा खपत बढ़ेगी, जीवाश्म ईंधन अधिक खपत होंगे तो क्या होगा, फिर से जो वैश्विक तापमान की समस्या आएगी। ये देखने को मिली थी कि वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी थी, इसमें जीव जंतु को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। इसमें आप बता सकते हो जैव विविधता को नुकसान होगा, मानव आधारभूत ढांचा, इन सबको नुकसान होगा। इसके अलावा सूखे का संकट बढ़ेगा, जल संकट बढ़ेगा, खाद्य संकट बढ़ेगा। तो ये आप देखो, ये बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ये बेस्ट है, ये आप एक पेज में लिखते हैं, ये आपने यहाँ पे लिखा है तो इंटीग्रेटेड है। यानी आप बताना चाह रहे हो कि तापमान बढ़ेगा तो नुकसान किनको होगा, मानव स्वास्थ्य को होगा, बीमारियां बढ़ेगी। आप बता रहे हो कि ये घटना बढ़ेगी तो इनको नुकसान होगा, जीडीपी को नुकसान होगा, खाद्य संकट होगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और ये बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपको करना चाहिए मेंस के एग्जाम में। इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा, क्योंकि आप केवल एक सिंगल पॉइंट लिख के नहीं छोड़ रहे हो। अभी आप लिखते कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव में केवल ये लिख के छोड़ देते आप, इससे तापमान बढ़ेगा, आगे कुछ नहीं लिखा। या इसे लिखते कि इसे कृषि पशुधन हानि होगी, आगे इंटीग्रेट नहीं किया। आगे इसको इंटीग्रेट करते कि हाँ जीडीपी को क्या होगा, जीडीपी कम होगी, नुकसान होगा, तापमान बढ़ेगी तो मानव स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि अपने आंसर को इंटीग्रेटेड करना या कुछ एग्जाम्पल देके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना। सामान्य पॉइंट लिखने से थोड़े से नंबर कम आते हैं, सामान्य पॉइंट लिखना ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप ऐसे करोगे, एग्जाम्पल देखिए, केस स्टडी देखोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखना आप कितना हमारा एक मॉडल आंसर है, परफेक्ट मॉडल आंसर जिसको आप मान सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से जो एक केस स्टडी थी जो जो आई थी, मतलब यूरोप में हीट वेव की जो घटना, उसके फिर से कारण दिए गए हैं। ऊपर मैंने कारण समझाए थे, लेकिन ये नोट्स पहले के बनाए थे, अभी थोड़े दिन पहले हिंदू में आया था, तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किए ताकि आप समझ पाओ कि करंट अफेयर को भी हम अपने आंसर में कैसे ऐड करें या अपने नोट्स में ऐड करें। तो यहाँ पे प्राकृतिक कारणों में क्या है, वही जो हम ऊपर पढ़ गए थे, जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना, क्रमिक रूप से शीत युग, गर्मी युग, इसके कारण भी ऐसा होता है। वर्तमान विश्व जो पृथ्वी जलवायु, वैश्विक तापमान, मतलब कह सकते हैं गर्म युग की हम बढ़ रहे हैं, वैश्विक तापमान की घटनाएं बढ़ रही है। वैज्ञानिक इससे पृथ्वी और सूर्य की कक्षीय विभिन्नता में बदलाव को देखते हैं। तो ये जो हीट वेव की घटना या जो टेम्परेचर की घटना बढ़ रही है, उसमें एक प्राकृतिक घटनाएं भी है। वही हम मानवीय घटनाओं को शामिल करें तो हम जानते हैं कि जैसे जीवाश्म ईंधन ज़्यादा उपयोग बढ़ रहा है, मानवीय गतिविधियां, जैसे जो भी गतिविधियां हैं, कृषि पशुधन, इनसे भी मीथेन की, मतलब कहने की ग्लोबल वार्मिंग जो गैसें हैं वो बढ़ रही है। भूमि उपयोग में पैटर्न में बदलाव आ रहा है, वनों का विनाश हम कर रहे हैं, तो ये भी, इससे भी क्या होगा, जो अभी हमने स्टोरी ऊपर पड़ी थी, नगरीय जलवायु, कंक्रीट के जंगल, ताप। ये देखो वही पॉइंट घूम फिर के वही आने हैं फिर से जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो ये आपने दोबारा से एक बार आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हीट वेव का आप केस स्टडी आप बताना चाहो तो ये आप बता सकते हो, कौन सी, यूरोप वाली, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और जो हीट डोम की बात करे थे वो यहाँ पे समझा भी दिया है, हीट डोम को कैसे, मतलब जो भी सूर्य से प्रकाश आता है फिर ऊपर की ओर जो सोप सीमा वहां तक जाता है, फिर घूम फिर के वापस घूम के आ जाता है। यानी डोम बनने के कारण फिर ये क्या होता है, जो हवा का जो तापमान होता है ना, वो मिक्स नहीं हो पाता है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे गर्म गर्म तापमान दूसरे जो ठंडे प्रदेश है उस तरफ चला जाता है या आपस में मिक्स होता रहता है हवा में। लेकिन डोम के कारण फिर क्या होता है, ये मिक्स नहीं होता है, एक जगह कैप्चर हो जाता है एक तरह से। तो वहाँ की जो हवा में टेम्परेचर है, वहाँ का जो आसपास क्षेत्र है उसमें तापमान बढ़ जाएगा। तो यही क्या होता है, हीट डोम होता है। और हीट वेव केस स्टडी यूरोप क्या बता सकते हो कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण अंटार्कटिका के तापमान में यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पर, उत्तरी ध्रुव में भी क्या हुआ, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भी 3 डिग्री सेल्सियस का विचलन देखा गया था। हवा के पैटर्न में बदलाव देखा गया था। पश्चिमी यूरोप में हीट डोम क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है, और अफ्रीका से क्या हो रहा है, गर्म हवा को भी आकर्षित कर रहा है। तो ये आप बता सकते हो। इसको आप वर्ल्ड मैप पे दिखाना चाहो ना तो इस पे भी दिखा सकते हो, यदि ऐसा क्वेश्चन ज्योग्राफी में आता है आप चाहो तो वर्ल्ड मैप पे दिखा सकते हो, वर्ल्ड मैप तुरंत बना सकते हो। जैसे आप यहाँ जानते हो कि यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अफ्रीका है और यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, ऐसे करके आप इसको दिखा सकते हो, यहाँ इंडिया है। तो जब दिखाओगे तो ये भी दिखा सकते हो कि जो उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ जानते हो आप सारा मरुस्थल है, तो यहाँ वैसे भी गर्म जलवायु का प्रदेश होगा, तो गर्म जलवायु का प्रदेश होगा, तो इस तरफ से आप दिखा सकते हो कि थोड़ा सा ये प्रभाव भी देखा गया है कि गर्म क्षेत्र से या उत्तरी क्षेत्रों की ओर जो गर्म हवाएं आती है,
हीट वेव इसके कारण भी देखने को मिलती है, ऐसा दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक मतलब हीट वेव का एक अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा। और एक चीज़ आपको साथ में और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी मतलब हमें सहयोग भी कर रहे हैं कि जैसे यदि आपको इन लेसन से मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो हमने एक क्राउड फंडिंग का स्टार्ट किया है कि क्योंकि हम कभी पेड नहीं करेंगे अपने लेसन, हमारा ऐसा होगा, हमारा मिशन ऐसा होगा कि सभी बच्चे पढ़ पाएँ। तो जो भी बच्चे अपनी मर्जी से मतलब डोनेट करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप कर सकते हो। ये किसी पे दबाव नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो पढ़ाई का मामला है वो यार मतलब फ्री एजुकेशन आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा। मतलब आप और हम मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यानी ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपका है, आपको चलाना है। तो क्राउड फंडिंग इसलिए छोटा सा एक योगदान के लिए रखा है हमने। और आगे जैसे इसके कारण क्या होता है, आजकल फॉरेस्ट फायर भी बढ़ रहा है, ये भी एक सामान्य टॉपिक देखने को मिलता है, तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है। और जैसे आपने ये देखा ना कि ये हमने पढ़ा हीट वेव, तो इसके वो फिर आपदा प्रबंधन वाली चीज़ें नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन क्या होगा, वो सेम पैटर्न सब में आ जाएगा फिर, है ना, जो आपने ऊपर देखा। आपदा प्रबंधन आप समझ गए होंगे, हम इतना पढ़ के आए उसको अप्लाइड कर देना है यहाँ पे। और जैसे ये फॉरेस्ट फायर, तो इसके भी आपको ये आने चाहिए कि जैसे इसके प्राकृतिक कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है। तो प्राकृतिक कारणों में वही पैटर्न देखने को मिलेगा कि वैश्विक तापमान की घटनाएं बढ़ रही है, शुष्कता बढ़ रही है, हीट वेव बढ़ रही है। ये देखो जोड़ दिया हमने, जो पूर्व टॉपिक पढ़ा उसको ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया कि यूरोप में जो आधुनिक घटनाएं बढ़ी है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जो आकाश से तड़ी जम जाए उसके कारण भी वनों में आग लगती है। और भी कई कारण है। घर्षण, जैसे कई वनों में देखा जाता है कि बहुत तेज हवा चलती है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उसमें घर्षण के प्रभाव से भी आग लग जाती है, ऐसा सुनने को मिला था। तो वैसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्राकृतिक और कारण आप बता सकते हो। और ये ऐसा ऐसा फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि वैश्विक तापमान से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, औसत तापमान। ये भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। आपने स्पेस को भी अच्छे से कवर किया, अपने आंसर अच्छा लगेगा यहाँ पे। और मानवीय मानवीय कारणों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी वनाग्नि लगती है उसमें 90% मानव जिम्मेदार है, चाहे अपने स्वार्थों को लेकर, अपने लालच को लेकर है। कई बार वनों में ये होता है कि जैसे वन्य जीवों का शिकार करने के लिए आग लगा दी जाती है, या जो वन भूमि है उस पर कब्जा करने के लिए भी आग लगा दी जाती है। कई बार पर्यटन के कारण भी, यानी पर्यटक घूमने जाते हैं वहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट भी पी लेता है, या कैंप फायर जो होती है उसके कारण भी आग लग जाती है। और इसके अलावा जो भूमि आवश्यकता है उसके लिए भी आग लगाई जाती है कई बार जानबूझ के। तो वह जो भूमाफिया होते हैं, ठीक है। और वन पारितंत्र में भी बदलाव देखने को मिलता है, तो उसके कारण भी आग लग सकती है। जैसे आपने देखा, जैसे हमारे हिमालय रीजन है उसमें ऐसे पेड़ पौधों को प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी एक ऐसी नीति लाई, वन नीति, जिसमें क्या किया, उनको जो रेल की पटरियां बिछाने के लिए ऐसे मतलब पेड़ चाहिए थे, ऐसे तने चाहिए थे जो मजबूत तने। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो पारितंत्र हिमालय वाला उसको बदल दिया। उसके कारण भी क्या होता है, फिर जो ऐसे पेड़ पौधे आगे जिनसे क्या होता है, आसानी से उनमें आग लग जाती है। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा इनके कारण क्या है। अब प्रभाव में हम नहीं जाएंगे या उपचार में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सेम आ जाएंगे। प्रभाव क्या होगा आप जानते हो, अब समझ गए हो, इतने पढ़ के आए हो ईमानदारी से यदि आपने मेरे लेसन देखे तो आप समझ जाओगे इसको। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लेसन देखते नहीं है, केवल पीडीएफ पढ़ते हैं। तो पीडीएफ पढ़ते हैं तो यार फिर जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो कहाँ से समझ में आएगा। और प्रैक्टिकल ये नॉलेज है, मतलब यही तो आगे ले जाएगा आपको। जो भी चर्चा करते हैं चीज़ों को, कैसे आपको इंगेज करना अपने आंसर को, कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है, कैसे एग्जाम्पल लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे इंडिया का मैप बनाना है, कैसे वर्ल्ड का मैप बनाना है, ये प्रैक्टिकल चीज़ तो आपको पीडीएफ नहीं बता सकती ना। ये तो केवल आप लेसन देखोगे। वो भी फ्री वाले लेसन नहीं देखते हैं बच्चे, उनको लगता है कि बड़ी कोचिंग उनको ज़्यादा सिखाएगी। तो ठीक है, कीजिए 2-4 साल बर्बाद। आगे बढ़ते हैं फिर आपदा प्रबंधन पर। आप वैश्विक ढांचा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। वैश्विक ढांचा में बस इतना याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि 1990-99 में के बीच का जो दशक है, यूएन महासभा ने क्या घोषित किया, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया, ये प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु दशक घोषित किया। और 1994 में क्या हुआ, यूएन महासभा द्वारा जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन रखा। ये पहला सम्मेलन था। आपको 3 सम्मेलन याद होने चाहिए आपदा प्रबंधन के लिए, क्योंकि ये यूएन के हैं। जैसे आपने देखा ना कि क्लाइमेट को लेकर जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ, या ग्लासगो सम्मेलन होते हैं, COP 26, 27 ये होते हैं। उसी तरह आपदा को लेकर भी यूएन के द्वारा ऐसे सम्मेलन होते हैं। तो यूएन महासभा के द्वारा, जैसे इसमें पहला सम्मेलन हम देख रहे थे कि 1994 में कहाँ हुआ, योकोहामा में हुआ। यहाँ से फिर योकोहामा डिक्लेरेशन पारित की गई, जिसमें 10 ऐसे लक्ष्य या योजना बनाई गई। इसके बाद में फिर से जापान में 2005 में कोबे सम्मेलन होता है, जहाँ से ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005-15 निकल के आता है, जिसमें कुछ गाइडलाइन और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क फिर से आता है। ये 15 सालों के लिए होता है, 15 से 30 के बीच में। इसमें भी कुछ लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से कुछ बन सकता है, जैसे एग्जाम में, यूपीसी के एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन 2018 या 19 में आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था ऐसे ही।
तो योकोहामा रणनीति क्या है? 1994 में योकोहामा सम्मेलन हुआ था, उसमें रणनीति रखी गई थी सुरक्षित विश्व के लिए। किससे? जो प्राकृतिक आपदाएं आती है या और भी जो आपदाएं आती है उससे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही साधारण कीवर्ड है, इनको याद कर लेना कि जैसे जोखिम का मूल्यांकन है, आपदा रोकथाम, इनको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि साधारण कीवर्ड, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। इसी दृष्टिकोण से जैसे 2005 में भी आपदा न्यूनीकरण का सेकंड जो विश्व सम्मेलन कोबे जापान में हुआ था, वहां पे ह्यूगो फ्रेमवर्क निकल के आता है और इसके अंदर 5 प्राथमिकताएं रखी जाती है। 5 प्राथमिकता वही है सिंपल वाली कि कैसे जोखिम को कम करेंगे, कैसे सूचना चेतावनी प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, कैसे सुरक्षित व लचीली संस्कृति को बढ़ावा देंगे। बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। और लास्ट में जो आपका है सेंडे फ्रेमवर्क 2015 से 30 के बीच में इसकी मतलब जो सीमा है, और इसमें 7 लक्ष्य और 4 प्राथमिकताएं हैं। तो इसका तो आपको क्या करना है, सीधा सा पढ़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंडे फ्रेमवर्क दोनों के बीच में तुलना का आया था। तो आप इनको पढ़ोगे, आराम से तुलना करोगे तो आसानी से इसको समझ पाओगे। और इसमें 4 प्राथमिकता, इनको रट्टा मारना, ये रट्टे मारने वाली चीजें बार बार मेमोराइज करोगे, लिख लिख के याद करोगे तो ये चीजें याद हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें है नहीं। तो इस प्रकार आज हमारा क्या हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा सिलेबस हमने टू दी पॉइंट कर लिया है। और मुझे खुशी इस बात की कि हम छोटे छोटे टॉपिक, जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी खत्म किया, आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट किया, एक टॉपिक इन्वायरमेंट का भी हमने यहाँ पे निपटा दिया, और उससे पहले हमने एसे राइटिंग, एथिक्स हमने निपटाया। तो मुझे खुशी होती है जब मैं लास्ट में ये एंड करता हूँ और जो आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वो करता हूँ। और बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद भी है कि आप लोग देखते हो, आप लोग इतना प्यार करते हो, आपके विश्वास के कारण ये लेसन मैं बना पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज शुरू करते हैं, फिर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाली जल्दी शुरू करते हैं, उसके बाद में सोसाइटी वाले हैं, गवर्नेंस भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं मेंस के, जो जहाँ पे आपको समस्या आती है, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर कोचिंगों के चक्कर लगाते रहते हो, मार्केट में नोट्स ढूंढते रहते हो, तो वो समस्या मैं आपके यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि ये नोट्स वगैरह कहाँ से बना रहा हूँ, तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं कि कभी विजन के वैल्यूडेड नोट्स है उसमें से बनाता हूँ, बेसिक एनसीईआरटी को भी साथ में रखता हूँ, या कुछ इंटरनेट का भी सहारा लेता हूँ, यूट्यूब का भी सहारा लेता हूँ, तो कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन विजन के वैल्यूडेड नोट्स सब जगह फ्री रहते हैं, लेकिन भरी भरकम आप पढ़ोगे टाइम खराब होगा, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनमें से भी काफ़ी कंटेंट निकालता हूँ। तो विजन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि फ्री में इतना कंटेंट हमें मिल जाता है। मिलते एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।